मुझे जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, ऊंचा है, प्यारा है। लेकिन कुछ नहीं मिल सकता जो श्रेष्ठ, सुंदर, ऊंचा, प्यारा है जब तक तुम अहंकार हो। बाहर की हार के लिए बाहर वाले को दोष देना, अगली हार की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। भीतर से वैसे ही रहूंगा जैसा हूं, लेकिन दुनिया में सिकंदर हो जाऊंगा, यही भरम है। साहब यही कह रहे हैं, किया मेरा भरम सब दूर। जिन परिस्थितियों की दुहाई दे रहे हो, हवाला दे रहे हो कि ये परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि हम जीवन में नहीं कुछ कर पाए, वो परिस्थितियां कि तुम्हारे लिए प्रतिकूल थी। 100 और भी तो थे। जितनी तुम्हारे लिए प्रतिकूल थी उतनी औरों के लिए भी थी। या तो युद्ध से भागना होता है या युद्ध को पूरी तरह लड़ना होता है। और गुरु का काम बस यही बताना है कि कोई विकल्प गति हमको सबको चाहिए होती है। हम अपने लिए एक दिशा निर्धारित करते हैं। उधर को हमारी कामना होती है और वहां जितनी जल्दी पहुंच जाए हमें उतना सुखद लगता है। गति सबको चाहिए, उड़ान सबको चाहिए। कोई भी व्यक्ति बस थोड़ा सा उठकर नहीं जीना चाहता। उठने की या उड़ने की उसकी परिभाषा कुछ भी हो, पर चाहता वो यही है कि ये अधिकतम उठे और उच्चतम उड़े। हम्म? पर ऐसा हो नहीं पाता है। जैसी हमारी आंतरिक व्यवस्था है, हम उसको ही और ज्यादा गति देना चाहते हैं और त्वरा देना चाहते हैं उसको। और फिर फंस जाता है मामला। हम्म? भौतिकी में एक साधारण सा सिद्धांत होता है इक्विलिब्रियम का। हम्म? आप किसी दिशा में कोई बल लगा रहे हैं, किसी विषय पर आप कोई बल लगाइए, किसी ऑब्जेक्ट पर। होना तो ये चाहिए कि वो बल कितना भी छोटा हो, पर अगर लंबे समय तक लगाया जाए तो जिस ऑब्जेक्ट पर लगाया गया है उसकी गति अनंत हो जाए ना। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? जैसे अब आपकी गाड़ी होती है, साधारण 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनमें सब में उनके निर्माता द्वारा ही एक मैक्सिमम स्पीड, उच्चतम गति का अंक आपको क्यों बता दिया जाता है? और जितना वो बता देते हैं उतनी भी गति संभव हो नहीं पाती है। पर ये कहाँ से आ गया कि इससे ज्यादा तेज ये गाड़ी चल ही नहीं सकती? छोटा इंजन होता है आमतौर पे, तो अम, एक जो उसकी हाईएस्ट स्पीड होती है वो भी छोटी होती है। और बड़ा इंजन हो और बहुत वजनी ना हो गाड़ी, तो उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होती है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है।
पर वो सीमा आ ही क्यों जाती है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है गाड़ी, उसमें इंजन है और इंजन उस पर लगातार एक फोर्स लगा रहा है, तो स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए ना। स्पीड एक जगह पर आकर रुक क्यों जाती है? क्योंकि फोर्स तो लगातार लग रहा है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लगातार फोर्स लग रहा है तो उसकी गति भी बढ़नी चाहिए लगातार, तो एक जगह पर आकर रुक क्यों जाती है? फर्क नहीं पड़ता। 100 पर थे तो भी इंजन फोर्स लगा रहा था, मान लो 100 पर आवर की आपकी गति थी तो भी इंजन, और आप 140 पर हैं तो भी इंजन, तो रुक क्यों जाती है गति? इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसकी भीतरी व्यवस्था ऐसी है कि वो जितनी गति पकड़ता है उतने ही ज्यादा उसमें जो अपोजिंग फ्रिक्शनल या डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं वो भी राइज करते हैं। तो फिर एक बिंदु आ जाता है जहां ये दोनों दिशाओं के जो फोर्स हैं वो आपस में संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस आउट कर जाते हैं। उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उसके आगे नहीं बढ़ेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं। आप आप किसी बहुत ऊंची इमारत से एक पत्थर नीचे डालें तो आप पाओगे उसके साथ अगर कोई सेंसर लगा हो जिससे आप लगातार उसकी गति नाप पाएं, तो आप पाओगे कि ऊपर से नीचे गिरते गिरते प्रतिक्षण उसकी गति बढ़ती रही है। और उसकी अधिकतम गति किस क्षण में थी? जब उसने जमीन को छुआ। लेकिन अगर आप उसी ऊंचाई से अगर कागज का एक टुकड़ा डाल दें, वो भी जमीन तक पहुंचेगा, लेकिन उसकी गति बढ़ेगी बस आरंभ के 2-4 सेकंड्स में। उसके बाद वो स्टेडी स्टेट पर आ जाता है और एक पर्टिकुलर स्पीड से अपना तैरता तैरता जमीन पर आ जाएगा। वो उसकी गति लगातार बढ़ेगी नहीं। ऐसा क्यों होगा? दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो तो एक ही है ना, क्या? गुरुत्वाकर्षण। तो एक की गति लगातार बढ़ती क्यों रही और एक की उसी फोर्स के होते हुए भी रुक क्यों गई? क्योंकि दूसरे पर, है ना, एक एक फ्रिक्शन लग रहा था, एक बैलेंसिंग काउंटर बैलेंसिंग फोर्स लग रहा था। साधारण, उसको आप घर्षण बोल दीजिए हवा का, या हवा की बॉयंसी बोल दीजिए, जो भी बोलना है। अब कागज कागज रहते हुए अपनी गति बढ़ाना चाहे तो क्या होगा? कागज कागज रहते हुए, कागज का ही मैं तो कागज हूं, पर मेरी भी तो कामनाएं हैं ना कि मैं भी रॉकेट की तरह जमीन तक पहुंचूं। मैं तो कागज हूं पर मेरी भी कामना है कि मैं रॉकेट की तरह जमीन हम कहेंगे नहीं, आपने तो भी ऊंचाई की बात करी थी, अब नीचे गिरने की बात कर रहे हैं, चलो छोड़ो फिर। उतनी ही ताकत से पत्थर ऊपर फेंकना और उतनी ही ताकत से कागज ऊपर फेंकना, कौन ऊपर जाता है? ठीक है ना। अब कागज को बुरा लग रहा है, कागज कह रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, जिंदगी जो है मेरे साथ भेदभाव करती रही है। देखो, इस पत्थर को ज्यादा जोर लगाकर फेंका तो ये इसने कितनी ऊंचाइयां पाली, और मुझे उतने जोर से फेंका ही नहीं है, तो मैं इसलिए इतना सा ऊपर जाता है कागज, और फिर वहीं से वो अपना लहराते नीचे गिर जाता है। कागज को भी बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, लेकिन वो कह रहा है मुझे कागज रहते हुए ऊपर जाना। वो ये समझ ही नहीं रहा है कि ऊपर जाने में उसकी जो आंतरिक व्यवस्था है, जो उसकी अपनी निर्मित है, उसका जो अपना भीतरी शिल्प है, वही सबसे बड़ी बाधा है। बाहर से कितना भी जोर लगा दिया जाए, कागज फट जाएगा, उठेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? आप पत्थर को उदाहरण के लिए तोप में भर दें, पत्थर को भर दें और आप फायर कर दें, तो पत्थर बहुत ऊपर चला जाएगा। और उसी तोप के मुंह पे वही जो कागज है उसको ऐसे रख दें और फायर कर दें, तो क्या होगा? कागज उतना ऊपर चला जाएगा या कुछ कुछ और हो जाएगा? वो फट जाएगा।
पर कागज की तमन्ना पूरी है और आत्मविश्वास पूरा है कि मैं कागज रहते हुए भी ऊंचाइयां हासिल कर सकता हूं। कागज का पूरा व्यक्तित्व क्या है, उसने जिंदगी भर करा क्या, वो फैला है। उसके पास वजन कुछ नहीं है पर फैलाव पूरा है। ऐसे देखें हल्के लोग जो बहुत हल्के होते हैं, उनके भीतर कुछ वजन नहीं होता पर फैल वो इतना ही जाते हैं, ऐसे पूरा फैल गए। ये देखो वजन कितना है, कुछ नहीं, पर फैलने को आतुर। और आमतौर पे आदमी जितना हल्का होता है वो उतनी जल्दी फैल जाता है, और जब फैल जाता है तो ऊंचाई नहीं पाता है, जब ऊंचाई नहीं पाता तो दूसरों पे इल्जाम लगाता है। ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे थे। कागज माने वो जो वजन कुछ नहीं रखता और फैलाव पूरा रखता है। किसकी याद आ रही है? अहंकार की। फैलाव माने यहां वहां हर तरफ जाकर के हाथ पांव मारना है, गहराई कुछ नहीं है। लेकिन जिसको हम कहते हैं चौड़, वो पूरी है। चौड़े हैं, इतने चौड़े हैं। कभी गहरा कागज देखा है? कैसा देखा है हमेशा? ऐसा फैला हुआ। हम्म? पूरा ही फैला हुआ। जैसे कई बार बच्चे करते हैं, बिस्तर पे लेटेंगे, दोनों टांगे ऐसे एक इधर, दोनों हाथ इधर, और मुंह खुला हुआ। अब उससे कहा जाएगा कि देखो, तुम्हें उतना ऊपर जाना है तो तुम्हें भी ठोस होना पड़ेगा, घना होना पड़ेगा, पत्थर की तरह। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि तुमको लेकर के, तुमको सिमेट करके तुम्हारी एक गेंद बना देते हैं। लेकिन इतने में उस कागज के पन्ने के व्यक्तित्व का पूरा ह्रास हो जाता है। वो रहता ही नहीं जो था। वो कहता है क्या हमारी शान थी, एकदम ऐसे फैल के मेज पे लेट जाते थे और आपने हमारी गोली बना दी। गोली वोली नहीं, हम तो ऐसे कागज की तरह जाएंगे और आकाश में भी ऐसे ऐसे बिल्कुल बैनर बन के लग जाएंगे। आपकी आंतरिक व्यवस्था ही आपको गति नहीं लेने देती है, और आपकी आंतरिक व्यवस्था ही चाहती है कि आप गति लो। मनुष्य अपने भीतर ही एक गहरा विरोधाभास रखता है जिसका नाम है अहंकार। अहंकार कहता है मुझे जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, ऊंचा है, प्यारा है, लेकिन कुछ नहीं मिल सकता जो श्रेष्ठ, सुंदर, ऊंचा, प्यारा है जब तक तुम अहंकार हो। ये विरोधाभास है। जो कुछ तुम्हें तुम्हारे लिए चाहिए, अच्छा, ऊंचा, सुंदर, वो तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम हो। कागज को ऊंचाई तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक वो कागज है, नहीं मिल पाएगी। आपकी बाइक स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही है? आपने खींच दी है अपनी 100 सीसी की स्प्लेंडर पूरी, जितना तार आप उसका अधिक से खींच सकते थे, और वो जा करके 80, 90, 95 पे अटक गई। आगे क्यों नहीं बढ़ रही है बताओ तो? कोई उसको बाहर से रोके हुए है? तेल जल रहा है, नहीं जल रहा है? तेल तो जल रहा है। तो तेल जल रहा है तो सारा तेल जल किस लिए रहा है? जब गति बढ़ ही नहीं रही तो तेल किस लिए जल रहा है? गति जब बढ़ ही नहीं रही तो तेल किस लिए जल रहा है? न्यूटन ताऊ तो बता गए थे कि अगर कांस्टेंट स्पीड रखनी है तो उसके लिए कोई फोर्स चाहिए ही नहीं। उसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही बाइक की, तो तेल क्यों जल रहा है फिर? उसका तेल जल रहा है बस उसके अपने अंतर्द्वंद में। उसका तेल अब किसी बाहरी ताकत से संघर्ष करने में नहीं जल रहा है। उसका तेल जल रहा है इंजन का ही जो फ्रिक्शन है और उसकी जो अपनी डिजाइन है वो एरोडायनेमिकली अनसूटेबल है, तो हवा से उसको लड़ना पड़ रहा है। बहुत सारा जो तेल जल रहा है वो सिर्फ आवाज बन करके डिसिपेट हो जा रहा है,
हीट बन के डिसिपेट हो जा रहा है। तो तेल तो इसलिए जल रहा है। तो तेल जल रहा है पर गति गति बढ़ ही नहीं रही। कुछ कुछ हमारी जिंदगी जैसा है। तेल तो रोज जलता है पर गति नहीं बढ़ती, ऊंचाई नहीं मिलती। क्योंकि जो यूनिट है, जो व्यवस्था है, जो तेल जला रही है अपने लिए, वो खुद बाधक है अपनी ही गति बढ़ाने के रास्ते में। जब तक उस बाइक का डिजाइन वैसा है जैसा है, वो कितना भी तेल जला ले उसकी गति नहीं बढ़ेगी 80-90 से, नहीं बढ़ सकती। और जला लो तेल, नहीं साहब दिक्कत यह है कि हमारा इंजन छोटा है। बेटा, जितना तुम्हारा इंजन है उससे भी छोटे इंजन में बहुत गति पाई जा सकती है अगर भीतर डिसिपेशन ना हो। छोटे फोर्स के साथ भी गति बहुत बढ़ जाएगी अगर भीतर ही भीतर तुम्हारी ऊर्जा स्वयं से ही लड़ने में बर्बाद ना हो रही हो। जो बहुत अच्छे फोन्स होते हैं, आपने उनका प्रोसेसर देखा है? अक्सर जो जो साधारण किस्म के फोन होते हैं उनसे छोटा होता है। प्रोसेसर छोटा होता है पर प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाती है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? उनके भीतर डिजाइन है, डिसिपेशन नहीं है। डिसिपेशन माने बिखराव, वेस्टेज। हम जो अपने लिए चाहते हैं वो हमें हमारे रहते नहीं मिल सकता। हम जो अपने लिए चाहते हैं वो हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं। दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन भीतर होता है। या दुश्मन अगर बाहर है भी तो उसका समर्थन करने वाला भीतर होता है। कई लोग कह रहे हैं हाँ ये ज्यादा इंसाफ की बात लगी, क्योंकि बाहर दुश्मन तो है, वो तो हम मान ही नहीं सकते कि बाहर दुश्मन नहीं है। चलो है, हवा को दुश्मन मान लो। तो आप पत्थर ऊपर फेंकते हो तो हवा तो पत्थर के विरोध में भी होगी, फिर पत्थर को क्यों नहीं रोक लेती? वही हवा पत्थर के विरोध में भी है ना, तो पत्थर ऊंचाई कैसे हासिल कर लेता है? पत्थर क्यों नहीं रुक जाता? और वही हवा अपने चौड़े बाबू के भी विरोध में है, उनको कैसे रोक लेती है? एक ही दुश्मन है, एक पर हावी हो जाता है, दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। कैसे हो जाता है? कुछ है कागज की अपनी ही संरचना में कि वो दुश्मनों को अपने ऊपर हावी होने देता है। नहीं तो अगर मुझे पता हो कि मेरे दुश्मन का हथियार मेरा ही क्षेत्रफल है, मेरा ही सरफेस एरिया है, तो मैं कहूंगा हट तो। ठीक है, हवा रोकती है कागज को, पर हवा रोकती है या कागज का सरफेस एरिया रोकता है? तो हवा क्या कर लेगी अगर कागज अपने आप को बिल्कुल घना और ठोस कर ले, एक डेंस मास बना ले? हवा मुझे रोकना भी चाह रही है तो हवा का समर्थन कौन कर रहा है? त्वरा नहीं मिलेगी, गति नहीं मिलेगी, ऊंचाई नहीं मिलेगी। हुँ? कहीं से शोर आ रहा हो, उसको आप कितनी ऊंचाई तक सुन सकते हैं? आवाज आप कितनी बढ़ाना चाहेंगे अगर आवाज में शोर है? कितना बढ़ा सकते हैं? ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना? पर वही आवाज अगर निर्मल हो जाए तो आप आवाज कितनी ऊंची कर सकते हो?
अब बहुत भी बढ़ा दो तो भी आप झेल लोगे, बस इतना मत बढ़ा देना कि कान के पर्दे ही फटने लगे, पर अब बढ़ाई जा सकती है। जितनी निर्मल होगी ध्वनि उतनी तेज करी जा सकती है। निर्मलता से आशय समझ रहे हैं? अपने ही भीतर जो हमारा दुश्मन बैठा है उसको हटा देना वही मल है। उसको आप हटा दीजिए तो गति, ऊंचाई, तीव्रता, सुंदरता सब हासिल हो जाते हैं। भजिया निर्मल तूर। तूर से आशय संतूर मान लीजिए। वाद्य उपकरण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भीतर जब तक नॉइस है तब तक इंटेंसिटी नहीं हो सकती। आप बस चाहते रह जाएंगे कि तेजी आए, आएगी नहीं। जिन मशीनों को जितनी ज्यादा गति से परफॉर्म करना होता है उनके पुर्जे उतनी ही सावधानी से बनाए जाते हैं। उनके ल्यूब्रिकेंट्स भी बहुत उच्च कोटि के होते हैं और बहुत महंगे बनते हैं पुर्जे। उनमें आपस में घर्षण ना हो इसीलिए अलाउंसेस बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि भीतरी संरचना, डिजाइन, निर्मित, अभिकल्पना जब वो ठीक होती है तभी बाहरी गति पाई जा सकती है। बाहरी गति कामना की तीव्रता का परिणाम नहीं होती, भीतरी शुद्धता का परिणाम होती है। कामना बहुत जबरदस्त हो और भीतर सब अंजड़ पंजड़ उल्टे पुल्टे हो तो गति बढ़ाने से सबक इतना होगा कि पूरी मशीन, पूरी व्यवस्था बिखर जाएगी। एक जर्जर, बिल्कुल खस्ता हाल गाड़ी हो, ठीक, और आपको मान लीजिए कहीं ढलान मिल गई या कुछ हो गया, लंबी ढलान, 15 किलोमीटर लंबी ढलान, और आपने वो गाड़ी बहुत तेज दौड़ा दी, एक तो ढलान और ऊपर से जितना आप उसमें एक्सेलरेशन ले सकते थे ले लिया, तो क्या होगा? ढलान समाप्त होने से पहले गाड़ी बिखर जाएगी। जैसी हमारी भीतरी हालत रहती है, अगर हमें गतिशीलता का बाहरी माहौल मिल भी जाए तो वो माहौल हमारे लिए और अनिष्टकारी हो जाएगा। गड़बड़ आदमी, जिसके पास, अब सबको चाहिए होता है कि हमारे पास पैसा हो, ताकत हो, पर गड़बड़ आदमी जो भीतर से अभी इस लायक ही नहीं है कि पैसे को और ताकत को संभाल सके, उसकी जिंदगी में अगर पैसा आ जाए, ताकत आ जाए, बहुत संभावना है वो खुद को बर्बाद कर लेगा और दुनिया को भी बर्बाद करेगा। और इसीलिए उसके पास ना पैसा आ रहा था ना ताकत आ रही थी। अच्छा ही था, कुछ नहीं आ रहा था। बहुत सारे कारक होते हैं बाहरी तरक्की के भी, बहुत सारे होते हैं, पर मैं एक मोटे तौर पे आपसे कहूं तो जिन देशों में आप पैसा ज्यादा पाएंगे उन देशों में आप शिक्षा भी ज्यादा पाएंगे।
वजह है। शिक्षा बहुत कम हो और पैसा आ गया होता तो क्या हुआ होता? बर्बादी ही हुई होती। और मैं इसको बहुत बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से रख रहा हूं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर यह एक प्रमुख कारक है। 1990 तक भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल एक जैसी थी। 1990 तक भारत और चीन की साक्षरता दर भी एक जैसी थी। आज चीन की आबादी में मुश्किल से 2-3% लोग हैं जिनको आप साक्षर नहीं बोल सकते। वो भी बहुत पुराने, बहुत बूढ़े, पिछली पीढ़ी के, जो बिल्कुल रह ही गए और जिनको पढ़ाया नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं। नहीं तो वहां सब साक्षर हो गए। हम 80% भी नहीं है। और यही वजह है कि 1990 तक भारत की और चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी एक जैसे होती थी, क्योंकि साक्षरता दर एक जैसी होती थी। आप जितना उनसे साक्षरता में पिछड़े हो उतनी प्रति व्यक्ति आय में पिछड़े हो। उनकी प्रति व्यक्ति आय आपसे आज 5 गुनी है। भीतरी बदलाव आता है तो बाहरी बदलाव आ जाता है। आप भीतर से शिक्षित होते हो तो आप बाहर से फिर संपन्न भी होने लग जाते हो। हम नहीं कह रहे कि हर आदमी जो शिक्षित है वो संपन्न भी होगा, पर एक मोटे तौर पर नियम बता रहे हैं। और कभी आपने उल्टी गंगा बहा दी कि साहब शिक्षा वगैरह तो कुछ नहीं है, पर किसी वजह से आपको पैसे मिल गए, तो उससे फिर नाश ही होता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उनकी ऐसी थी, जो लोकेशन ही है देश की वो ऐसी थी कि 80 के दशक में उनको खूब डॉलर मिले सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए। अब वो जो डॉलर आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो भीतरी किसी गुण की वजह से आ रहे हैं, वो डॉलर बस यूं ही आ रहे हैं। तो उन डॉलरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने खुद को बर्बाद ही किया। जो हमारी गहनतम कामना है उसके मार्ग में स्वयं हम ही खड़े होते हैं, कोई और नहीं। और आप अपने साथ बड़ा अन्याय करते हैं जब आप अपने दुख, अपनी हार, अपनी पीड़ा का सही विश्लेषण न करके दूसरों के विरोध और अपने समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मैं दूसरे से हारा, अगर आप दूसरे से हारे हो तो प्राकृतिक वृत्ति यह होती है कि दूसरे को दोष दो, दूसरे पे क्रोध करो। आप दूसरे से हारे, कोई स्थिति थी जहां आपको लगा आप अपमानित हुए हैं, आपने दुख पाया है, हार झेली है, सबसे पहले खुद को दोष दिया करिए। पर खुद को हम नहीं दोष देते हैं, हम अपने समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और जो हार झेलने के बाद अपने भीतरी ढांचे के समर्थन में खड़ा हो जाता है, वो अपने आप को और बड़ी हार के लिए तैयार कर रहा है। भीतर से वैसे ही रहूंगा जैसा हूं, लेकिन दुनिया में सिकंदर हो जाऊंगा, यही भ्रम है। आज आखिरी बात, समापन कहिए या उद्यापन कहिए हो रहा है भजन का, आखिरी बात साहब यही कह रहे हैं, किया मेरा भरम सब दूर, वो यही है। जीव हो तो दुनिया में तो आनंद से ही जीना चाहते हो, जीव हो तो जियोगे तो जगत में ही। लेकिन जगत में अगर जीत चाहिए तो काम भीतर करना पड़ेगा। जगत में जीत के लिए जगत को नहीं जीतना होता, जीव को जीतना होता है, स्वयं को जीतना होता है। और बात साफ है, जगत में अगर हार मिली है, बाहर अगर हार मिली है, तो कारण सदा भीतरी होंगे।
बाहर की हार के लिए बाहर वाले को दोष देना माने अगली हार की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। हम नहीं कह रहे कि बाहर वाला मासूम है और वो तो आपके समर्थन में खड़ा था, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम भूलेंगे नहीं। हम पत्थर ऊपर को फेंक रहे हैं, हवा विरोध में खड़ी है, पर हवा यदि कागज के लिए है तो पत्थर के लिए भी है। पत्थर को क्यों नहीं रोक पाई, या पत्थर को उतना ज्यादा क्यों नहीं रोक पाई? रोकती वो पत्थर को भी है, कुछ हद तक वो पत्थर की ऊंचाई भी रोक लेती है। तो बहुत सबूत और तर्क लेकर मत आ जाइएगा कि नहीं देखिए आपने बाहर वालों को तो बिल्कुल ग्रीन चिट दे दी, जैसे कि बाहर वाले तो निर्दोष हैं, बाहर वाले नहीं देखिए साजिश करते हैं, बाहर वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हाँ है हवा, और हवा विरोध करती है, एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है, पर अगर कागज के लिए होता है तो पत्थर के लिए भी होता है। पत्थर कैसे उठ गया और कागज कैसे यहीं तक आकर के पट से गिर गया? जिन परिस्थितियों की दुहाई दे रहे हो, हवाला दे रहे हो कि ये परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि हम जीवन में नहीं कुछ कर पाए, वो परिस्थितियां कि तुम्हारे लिए प्रतिकूल थी? 100 और भी तो थे, बिल्कुल प्रतिकूल थी, पर जितनी तुम्हारे लिए प्रतिकूल थी उतनी औरों के लिए भी थी। स्थितियों की प्रतिकूलता की बात बस तुम इसलिए करते हो ताकि उसकी बात ना करनी पड़े जिसकी बात की जानी चाहिए। किसकी बात की जानी चाहिए? कागज बेचारे की चौड़ कम हो जाएगी। और देखो जितनी उसकी चौड़ कम होती जाएगी उतनी उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। पहले उसको आप ऐसे एक तह मोड़ दीजिए, फिर 2 तह कर दीजिए, जितनी आप उसकी तहें करते जाएंगे उतनी उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। उसको आप पूरा ही गला दीजिए, पूरा गला दीजिए पानी में, और उसके बाद उसको बिल्कुल दबा करके कंप्रेस करके सुखा दीजिए, वो एक ठोस गोली बन जाए, तो अब तो वो पत्थर का मुकाबला भी कर सकता है। पर बाहर अगर फतह चाहिए तो भीतर उसको पूरी तरह ही टूटना पड़ा, गलना पड़ा। अध्यात्म में विगलन इसलिए इतना महत्वपूर्ण शब्द है। तर्क जो है इसका वो आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि कभी आपको खुद से बहस करनी हो तो आप कर पाए। मैं कुछ और होना चाहता हूं, जो भी मुझे मेरी सीमित बुद्धि समझ में आता है, पर इतना तो मुझे समझ में आता है कि मैं जैसा हूं मैं ठीक नहीं। मैं बहुत स्पष्ट नहीं देख पा रहा मुझे क्या होना चाहिए, पर दूसरों को देख के, आदर्शों को देख के, ग्रंथों को सुन करके मुझे थोड़ी सी भनक लगती है कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा होना है। मैं इस तल पर हूं, मुझे इस तल पर, थोड़ा सा ऊंचे तल पर पहुंचना है। ठीक, ये कह के ही आपने क्या स्वीकार कर लिया है कि इन दोनों में से ज्यादा मूल्य किसका है? ये याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं हम। मैं यहां हूं और मेरी कामना कहती है मैं ये ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। उसके लिए मैं अलग अलग दिशाओं में भागता हूं। उसके लिए मैं कभी बाजार की ओर भी जा सकता हूं, कभी मंदिर की ओर भी जा सकता हूं, कभी पपीता की ओर जा सकता हूं, और उसी के लिए मैं कभी भी गीता की ओर भी आ सकता हूं। पर बात तो यही है कि मैं जैसा हूं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। तो मुझे यहां होना, अब यहां होना है तो आपने खुद ही मान लिया है ना कि आप जैसे हो उससे बेहतर ये जगह है। अगर ये बेहतर ना होती तो, ये बेहतर ना होती तो आप ऐसा होना ही नहीं चाहते, होना ही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसा होना है। अब अगर यहां होने की शर्त ये है, मांग ये है कि आप जैसे हो ऐसा रहे रहे, खुद को बचाए बचाए आप यहां नहीं पहुंच सकते। 2 में से एक को चुन लो, या तो अपना वर्तमान स्वरूप बचा लो या यहां पहुंच जाओ। तो बताइए अब इन दोनों में से किसी एक का चुनाव आप किस आधार पर करेंगे? आधार स्पष्ट होना चाहिए। मैं यहां हूं, मैं ऐसा हूं,
ये मेरी चेतना का, मेरे जीवन का स्तर है। और कोई भी अपने स्तर से संतुष्ट कभी नहीं होता, हर आदमी बदलना चाहता है, बेहतर होना चाहता है। ठीक है ना? यहां तक मैं यहां पर हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं, यहां नहीं पहुंच पाता इसलिए उदास रहता हूं, बेचैन रहता हूं, ये सब होता है। यहीं पहुंचने के लिए इधर उधर 100 तरफ भागता हूं, ये सब भी हम जानते हैं। बहुत आसान होता, जैसा मैं हूं ऐसे ही उचक करके यहां बैठ जाता, कुछ बदलना पड़ा नहीं। जैसे आदमी लिफ्ट में चढ़ता है, जैसे आप नीचे थे वैसे ही छठी मंजिल पे पहुंच गए, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर यहां नहीं है ऐसा। अस्तित्व एक शर्त रखता है। अस्तित्व कहता है या तो यहां पहुंच लो, या जैसे हो वैसे खुद को बचा लो। या तो यहां पहुंच लो, या जैसे अभी हो ऐसी अपनी हालत की रक्षा कर लो। इन दोनों में से मुझे चुनाव करना है, भावना वगैरह नहीं। तर्क के आधार पर बताइए मैं ये चुनाव कैसे करूं। प्रकृति क्या बोलती है? प्रकृति का काम होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षण या आत्मसंरक्षण। उसका पहला प्रिंसिपल होता है अहंकार का, क्या? खुद को तो बचाना है। तो क्या बोलेगा? भाई देखो, यहां भी तो अपने लिए पहुंचना था। अगर हम ही वो नहीं रहे जो हम हैं, तो यहां पहुंच के क्या करेंगे? तो यहां तो पहुंचना है, पर हम जैसे हैं वैसा बने बने वहां पहुंचना है। ये प्रकृति का तर्क है। अब चेतना का क्या तर्क होगा, ये बताइए। चेतना का क्या तर्क होगा? अगर मुझे इसमें और इसमें चुनना है तो चुन तो मैं पहले ही चुका हूं। अगर ये जगह श्रेष्ठ ना होती तो मैं यहां पहुंचना क्यों चाहता? और अगर ये जगह इस जगह से श्रेष्ठ है तो मैं इसको बचाऊं या इसको पाऊं? नहीं नहीं, ये इतनी भी श्रेष्ठ नहीं, और इतनी श्रेष्ठ नहीं है तो उठना क्यों चाहते हो? पड़े रहो। उठने की चाहत किसकी है? तुम्हारी। किसी ने आकर के ज्ञान नहीं दिया है कि उठो। तुम खुद ही कुल बुलाते रहते हो कि जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, ये बदले वो बदले, ऐसा वैसा चाहते हो ना। तो ये फैसला तो तुमने खुद ही करा है कि इस तल से ये इस तल बेहतर है। जब तुम ही नहीं फैसला करा है कि इस तल से बेहतर है ये तल, तो फिर इस तल को पाने के लिए तुम इसको छोड़ने को क्यों नहीं तैयार हो? कोई बाहरी दबाव नहीं है, तुम्हारा अपना फैसला है। तुम ही ने कहा कि ये तल इससे बेहतर है। अगर बेहतर है तो उसको पाने के लिए नीचे वाले को छोड़ दोगे, तो सौदा मुनाफे का है ना, मुनाफे का। पर जब तक छोड़ने वगैरह की बात नहीं आती है, जब तक तर्क बुद्धि चल लेती है, तब तक तुम्हें साफ दिख लेता है कि यहां से यहां जाना है, बढ़िया है। पर जैसे ही वो कीमत चुकाने का क्षण आता है, वैसे ही एक प्राकृतिक तुरंत रिफ्लेक्स उठता है, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, जो कहता है अरे पर पहली चीज तो ये कि खुद को बचाना है ना। नहीं, अगर ये पहली चीज होती कि खुद को बचाना है तो बचे हुए तो तुम हो ही। अगर यही सबसे बड़ी बात होती कि खुद को बचा के रखना है, तो तुम इतने बेचैन क्यों होते? खुद को बचा के रखना ही इतनी बड़ी अगर बात है, तो क्यों जा रहे हो तुम? कि कोई जा रहा है कि मुझे नौकरी बेहतर मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है कि जगह बेहतर होनी चाहिए, घर बदलूंगा, कोई कपड़े बदलना चाहता है, कोई बाल कटाना चाहता है, कोई वजन बढ़ाना चाहता है, कोई वजन कम करना चाहता है, कोई कह रहा है मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। अगर तुम जैसे हो उससे संतुष्ट होते तो दिन भर तुम में इतनी छटपटाहट क्यों होती? माने तुम जैसे हो उसमें कुछ, और ये किसी बाहर के स्रोत से तुम पर नहीं थोपा जा रहा। ये तुम खुद मानते हो कि तुम जैसे हो उसमें बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मानते तो हैं बड़ी गड़बड़ है, लेकिन जब वो गड़बड़ ठीक करने का समय आता है तो हम कहते हैं गड़बड़। ये आंतरिक बेईमानी हमें खा जाती है, ये खा जाती है। तर्क को भावना से ऊपर रखो सदा, नहीं तो जानवर बने रहोगे। पुरानी हो गई है फटफटिया मोटरसाइकिल या कार, दिन भर उसमें दुख पाते हो। स्टीयरिंग हाथ में आ जाता है, कभी गेट निकल के गिर जाता है,
कुछ भी हो जाता है, छत उड़ गई, 100 तरह की। लेकिन उसके साथ बड़ी गुलाबी यादें जुड़ी हुई हैं, 45 साल की, 45 साल पुरानी है सिर्फ। तो बहुत दुख पाते हो, बहुत लतियाए जाते हो। उसके मारे पुलिस केस हुए हैं कई बार, गाड़ी जब्त हो गई है, अस्पताल तो जाना ही पड़ा है, उसका तो कोई मुआवजा भरना पड़ा है, सब। और जब ये सब कुछ होता है तो तर्क साफ होता है कि 100 बार सबूत आ रहे हैं कि इस गाड़ी को विदा करो, और उस क्षण में बिल्कुल तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि इसको विदा कर देना चाहिए। विदा करने के लिए किसी को बोल भी देते हो, किसी साइट पर जाकर लिख दिया कि गाड़ी बेचनी है, तो खरीदने के लिए बहुत आ जाते हैं कबाड़ी वगैरह। या कि किसी ब्रोकर को बोल दिया, तो ब्रोकर ने किसी को भेज दिया कि साइकिल पे आ गया कबाड़ी गाड़ी लेने के लिए। पर जब बेचने का क्षण आता है तब क्या होता है? भावनाओं का बिल्कुल सीटी बजने लग जाती है। इसी में एक बार फलाना बैठा था, ढिकाना बैठा था, नुन्नू का जन्म पिछली सीट पे हुआ था। कुछ भी, कौन कौन कांड कर रखे हैं तुमने गाड़ी में कौन जाने। वो सारे कांड याद आने लग जाते हैं 45 साल के, और तब छोड़ी नहीं जाती। बस यही है और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है हमारे दुख के पीछे, यही है। आपके दुख का स्रोत क्या है, आपसे ज्यादा कौन परिचित है उससे, और आप जानते हैं भली भांति। पर जब क्षण आता है आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, उस क्षण में आप अपने तार खोलते ही नहीं। आप इंतजार करते हो कि किसी दिन इतनी भारी दुर्घटना हो, और लोहा इतना छितर जाए कि उसको समेट करके घर लाना संभव ही ना रहे, तभी छूटेगी है, और ऐसे ही छूटती भी है। नहीं तो उसके 2-4 टुकड़े तो कई बार हो चुके हैं, आप हर बार उनको ले आके सिल देते हो। प्रतीक समझ रहे हैं ना सारे? ये सिला सिली का गेम कब तक चलेगा? जिसको फटना ही है, तुम काहे उसको बार बार बीनने में लगे हो? अनंत समय है कि लाते रहोगे बार बार। अरे भाई, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और कुछ, क्या कह रहे थे कृष्ण पिछले सत्र में? प्रकृति है, यहां सब कुछ क्या होता है? आद्यंतवंत। कभी शुरू हुआ है तो कभी, तुम कहां के बाजीगर हो कि शुरू तो करोगे और खत्म नहीं होने दोगे? तुम कौन हो भाई? और खत्म होने पे तुम कैसे जोर चला लोगे जब शुरू ही तुम्हारे जोर से नहीं हुआ था? आप बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपने सचमुच शुरू करी है? शुरू कैसे हुई थी? आप तो श्रेय ले लोगे, हाँ फिर मैं गया था तो मैं खरीद कर लाया था। अरे जी छोड़ो, 100 तरह के विज्ञापन देखे थे तुमने, पड़ोसी के पास भी वही गाड़ी देखी थी तुमने, 50 तरह की ईर्ष्या उठी थी, किसी ने लानतें भेजी थी, किसी ने शर्त रखी थी कि हमारे पास अगली बार आना तो इसमें मत खड़े होकर के आ जाना, लम्बरेटा में एम्बेसडर लेके आना, तो उधार के पैसे पे उठाई थी। खुद तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, सब कुछ संयोग से ही हुआ था ना। जब संयोग से शुरू हुआ था तो संयोग से ही समाप्त भी होगा। तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं हम कि आत्मा और संयोग, इनमें विवेक भेद नहीं कर पाते, हम इनको कॉन्फ्लेट कर देते हैं। जिस चीज पे बस चलना है, जहां हमारा चुनाव लागू हो सकता है, वहां हम चुनाव करते नहीं। वो एक ही है, अहम आत्मा को चुन सकता है, वो हम चुनाव करते नहीं। और जहां चुनाव का क्षेत्र ही नहीं है, माने संयोग का क्षेत्र है, वहां हम कहते हैं मेरे चुनाव से होगा जो होगा, और हो सकता नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि
जब से ये होने लगा है कि पश्चिम में कि महिलाएं पिछले कुछ दशकों में ज़्यादा पढ़ने लगी हैं, ज़्यादा कमाने लगी हैं, बाहर रहने लगी हैं और जन्म दर कम हो गई है, माने घरों में बच्चे कम होते हैं। महिलाओं में जो एक बड़ी से बड़ी गिल्ट रहती है वो ये रहती है कि आई कुड नॉट बी अ गुड मदर। मेरा जो बच्चा है वो गड़बड़ निकल गया। अब पहले तो 5, 10, 15, 20 होते थे, तो 2, 4, 5, 1 दर्जन भी खराब निकल गए तो गिने कौन? एक आध तो ठीक निकल ही जाता था, उसमें सीधा प्रोबेबिलिटी की बात है, ये तो निकल ही जाएगा। अब होता है घर में 1 कि 2, और वो जब बिल्कुल भूत निकलता है तो अपने ऊपर बड़ा आता है कि लगता है कि सास ठीक ही बोलती थी कि नौकरी मत करो, लगता है कि पहले जो व्यवस्था चलती थी वही बेहतर थी, लगता है मैंने ही इसको बिगाड़ दिया। आपको कुछ पता भी है, वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो वृत्तियों का एक पिंड है पैदा होते वक्त ही, और वो वृत्तियां सब उसमें संयोग से आई हैं, उसमें आपका कोई योगदान ही नहीं है। हाँ ठीक है, पेट में आपने रखा उस हद तक है, पर उसका जो भीतरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपने थोड़ी तय करा है। आपकी 10 पीढ़ी पीछे तक और आपके पतिदेवों की 10 पीढ़ी पीछे तक जो हुए होंगे, चाहे साधु संत हों और चाहे जुआरी कबाबी हों, उन सबके तत्व उस बच्चे में मौजूद हैं, और अब आप कुछ नहीं कर सकती। तो उसकी जिंदगी में उसका क्या होना है ये बहुत हद तक तो उसके जन्म के समय ही तय है। इसके अलावा वो स्कूल जाता है, टीवी देखता है, 100 काम और करता है, उस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो सबके सब आपके नियंत्रण में नहीं है, संयोग की बात है। वो जन्म से शरीर लेकर कैसा पैदा हुआ है ये भी आपके हाथ में नहीं। आप अपने बच्चे का लिंग निर्धारित करते हो क्या? आपके बच्चे कई बार बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो? और आप बहुत अच्छे आदमी हो सकते हो, लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल बर्बाद निकल सकता है। वो उसमें आप क्यों दोष ले रहे हो? संयोगों की ताकत को समझो। बाहर की दुनिया में सब संयोग से चलता है भाई, एक ही जगह जहां संयोग नहीं चलते, यहां पर कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं महापुरुष भारत में ही, जिनकी औलादें एकदम बर्बाद निकली हैं, और हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि औलाद बर्बाद है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि महापुरुष, फिर महापुरुष कैसे था अगर वो अच्छा पिता नहीं बन पाया तो? अगर वो अच्छा पिता नहीं बन तो फिर हम उनकी औलादों के कांडों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि छुपा दो, नहीं औलाद इतनी बुरी नहीं थी। भाई वो महापुरुष थे और औलाद बर्बाद थी, और इसमें महापुरुष का दोष हो ये आवश्यक नहीं है। हर चीज में अपना हक, अपना अधिकार, अपना जोर चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप अधिकतम प्रयत्न कर सकते हो, अधिकतम प्रयत्न कर सकते हो कि आपका बच्चा अच्छा निकल जाए, और वो प्रयत्न ही आपके हाथ में है। उसके आगे क्या होगा ये तो उसका डीएनए बताएगा ना। आप क्या ये तय कर सकते हो कि 10 पीढ़ी तक आपके सब पूर्वज कैसे थे? कर सकते हो? आप जिनसे ब्याह करने जाते हो वो 10 पीढ़ी तक कैसे थे आप देखते हो? तो बच्चे में किस तरह के अनुवांशिक गुण आ जाएंगे, जेनेटिक उसका मटेरियल कैसा होगा, ये आप कहां से तय कर लोगे? और कौन से जीन्स हैं जो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होकर के एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे, ये आप नहीं तय कर सकते। उसमें बहुत सारी रैंडमनेस होती है, तो आप क्यों दोष ले रहे हो? हाँ, जो आपको करना चाहिए, संयोगों से लड़ने के फेर में आप वो भी नहीं करते। ठीक वैसे जैसे कागज कहे कि मुझे हवाओं से लड़ना है, हवाओं से लड़ सकता है? हवा कितनी है ये कागज ने नहीं तय करा, हवा बह भी किस दिशा रही है ये कागज नहीं तय करेगा। पर कागज एक चीज तय कर सकता है, क्या? अपने भीतर मुझे कैसा होना है, मुझे इतनी चौड़ में नहीं रहना है, मैं सिमटने को मिटने को तैयार हूं। कागज ये तय कर सकता है, वो ये नहीं तय करता, वो संयोग से लड़ने निकल जाता है। समझ में आ रही बात ये? आज भी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि
वाद्य यंत्र से मधुर संगीत उठा तो देखो कितने लोगों ने शांत मुग्ध बैठ करके तालियां बजाई। वो बस यंत्र की बात कर रहे हैं। उठिया निर्मल, बजिया निर्मल तूर। अब उसके बाद उसका क्या होगा राम जाने, हमें नहीं पता कि ये जो संगीत की लहरें हैं ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, कहाँ। मैं अपना काम कर सकता हूँ, मुझे अपना काम कर। संयोग मुझे हो सकता है किसी दिन उठा के ले जाएं। ऐसी हवाएं बहती हैं कभी कभी कि आप कागज छोड़ दीजिए उसको ऐसे उठा करके ले जाती हैं। करंट्स होती हैं ऐसे नीचे से चल रही हैं ऊपर की ओर, किसी दिन ऐसी किसी करंट में कागज अगर फंस गया तो उठ जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें कोई आंतरिक बदलाव आ गया या बेहतरी आ गई है। संयोगों का खेल है। उसे ऊंची गद्दी मिल गई, वही संयोग एक दिन उसको नीचे लाके पटक देंगे। संयोगों से न लड़ा जाता, न बहुत उनकी परवाह की जाती है। दृग दृश्य विवेक, सार असार भेद याद रखा जाता है। मैं जहां काम कर रहा हूं वो जगह भीतरी होनी चाहिए। हम लेकिन क्या कह रहे हैं, किया मेरा भरम सब दूर। हम भरम की, हमने इस और इस तल की बात करी, हम इससे भी नीचे का एक और तल जानते हैं। इससे नीचे का एक और तल क्या होता है? एक तो ये है कि मैं अपना भीतरी परिवर्तन लाऊंगा जिससे कि ऊपर उठ जाऊंगा। ये है कि मैं कुछ कुछ नहीं बदलूंगा और जैसा हूं वैसा ही पड़ा रहूंगा। एक इससे भी नीचे का तल होता है। मेरे सामने मौका था कि मैं खुद को भीतर से बदल करके बाहर ऊपर उठ जाऊं। वो मौका तो मैंने गंवा दिया क्योंकि बदलना मुझे स्वीकार है नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि जो ऊपर उठ गए मुझसे बेहतर है, तो मैं क्या करूंगा? कागज ने देखा पत्थर यहां पर है, कागज भी पत्थर की तरह ऊंचाई पाना चाहता था, पर उसके लिए कागज को गलना पड़ता। तो कागज ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलना वलना तो कुछ नहीं है। लेकिन कागज ये भी नहीं कर सकता कि मान ले कि पत्थर ऊपर चला गया और कागज नीचे रह गया, तो कागज फिर क्या करता है? वो रंगीन कागज बन जाता है। वो क्या करता है? रंगीन कागज बन जाता है। हम्म। चौड़ कम नहीं करेंगे, चौड़ पर इंद्रधनुषी रंग छींट देंगे और कहेंगे पत्थर है, निरा भद्दा खुरदुरा, हमको देखो क्या प्यारा कागज है। ये जो तुमने लीपा पोती करी इससे तुम्हें ऊंचाई मिल गई, इससे तुम्हें बस कुतर्क मिल गया एक, कि कोई आएगा तो उससे बहस कर लोगे कि हमारे पास तो ये है, तुम्हारे पास ऊंचाई होगी, हमारे पास तो ये है। हम्म। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकरी है, इज्जत है, मेरे पास ये है। मैं डॉन बनने को नहीं कह रहा, पता नहीं कहाँ निकल जाए। ज्यादातर तो हम कोई ऐसी कामना रखते भी नहीं जो हमसे बहुत ऊंचाई मांगे, ठीक है। ज्यादातर लोग जैसे होते हैं ना उसी तल की कामना भी रख लेते हैं, तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण कामना होती भी नहीं है। उसमें चुनौती इतनी हो सकती है कि मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें चुनौती ये नहीं होती कि खुद को बदलना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों की कामनाएं उसी तल की होती हैं जिस तल पर वो होते हैं। पहली चीज तो ये कि आपकी जैसी कामना है वैसी आपकी जिंदगी हो जानी है, तो कामना बहुत ध्यान से बड़े विवेक से हो। कामना ऐसी हो कि आपको उतना ऊंचा न भी उठाए। आसमानों की कामना करना तो बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम आप जिस तल पर हो उससे थोड़े ऊपर की कामना करो। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब ऐसी कामना करोगे
तो वो नहीं प्राप्त हो सकती, वही रहे रहे जो आप हो। जब फैसले की घड़ी आए कि खुद को बचाना है या ऊंचाई को पाना है, तो अपने पक्ष में मत खड़े हो जाना कि मैंने खुद को बचा लिया, ऊंचाई को छोड़ दिया। अपने खिलाफ आप अगर कोई सबसे भद्दा काम कर सकते हो तो वो है अपने साथ खड़े हो जाना। इससे ज्यादा भद्दा और शत्रुतापूर्ण काम आप अपने खिलाफ नहीं कर सकते कि आप अपने साथ ही खड़े हो जाओ। अपना साथ देना चाहते हो तो अपने खिलाफ जाना सीखो। और बदलने का मतलब उठना होता है, गिरना नहीं। कॉलेज में एक सुनाता था किस्सा। तो वो उनके क्लास में दो लोग थे जो आईटी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे थे, और दोनों में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। और 19-20 का ही दोनों का मामला था। एक का हो गया चयन, दूसरे का नहीं हुआ। तो दूसरे वाले ने फिर से प्रयास किया, उसका दूसरे और अच्छे कॉलेजों में हो गया, लेकिन आईआईटी में इस बार भी नहीं हुआ। और ये तब की बात है, आज से 30 साल पहले की, जब बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज होते नहीं थे और आईआईटी में भी सीटें बहुत कम होती थी, तो उसको नहीं मिली सीट। तो उसका जिस कॉलेज में हुआ था वहां भी नहीं गया। उसका जिस कॉलेज में हुआ वो वहां भी नहीं गया। वो बोला कि सारा खेल तो इससे प्रतिस्पर्धा करने का था ना, और ये गया है, अब 4 साल बाद क्या करेगा, पैसे ही तो कमाएगा ना। इसने इंजीनियरिंग ही नहीं करी। बोला बात पैसे कमाने की है ना, मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, हार तो नहीं मानूंगा। इसने वहीं से कहीं से साधारण कॉलेज से कुछ कर लिया, इंजीनियरिंग नहीं कुछ और जा करके अपने पिताजी के बिजनेस पर बैठ गया। बोला देख लो, तू अभी फ्रेशर बन के कहीं छोटी मोटी जॉब से शुरू कर रहा है आईआईटी के बाद, और मैं यहाँ सीधे इस बिजनेस का वारिस बन के बैठ गया हूँ, गल्ले पर गद्दी पर, तुझसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। ये होता है अपना साथ देना। ये होता है कागज पर रंग रोगन करना। और गिर गए नीचे। पत्थर के पास ऊंचाई है तो मेरे पास देखो रंग हैं कई तरीके के। आप लोग कम्युनिटी वगैरह पर कई बार लिख देते हो फलानी चीज में लगा हुआ था लेकिन नींद आ गई, या दर्द हो गया, या हौसला टूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये लिखना भी एक साजिश है, क्योंकि लिखित में जो हो जाता है ना वो प्रमाण स्वरूप हो जाता है, उसकी कुछ वैधता, उसकी कुछ मान्यता हो जाती है। आप एक झूठी बात को लिख करके उसको और सच्चा बनाए दे रहे हो। और भारत में तो जो लिखित शब्द है उसको हम बहुत ही बड़ी बात मानते हैं। होता था बचपन में कि अखबार पर भी पांव पड़ जाए तो अखबार को ऐसे करते थे, क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ है। क्यों झूठ लिख रहे हो? लिख करके झूठ को सच बनाए दे रहे हो। कुछ हुआ नहीं है, तुमने चुना है। मैं सो गया नहीं। एक क्षण आता है जब होता है अधिकार फैसले का कि ऊँघना है कि जगना है। क्यों झूठ बोल रहे हो सो गया? क्या था, ऐसे खड़े हुए थे, खड़े खड़े बिस्तर पे ऐसे गिर गए, फैसले का मौका ही नहीं मिला, अचानक से गिर गए।
जैसे 10 गोलियां एक साथ लग गई और आदमी ऐसे खट से मर जाए, ऐसे मर गए। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं सो गया। तुम सो गए नहीं, मत लिखो झूठ। मैं क्या करूं, मैं जा रहा था, मैं गिर गया। मुझसे नहीं होता, तुमसे नहीं होता नहीं। तुम हर क्षण ये फैसला करते हो कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और ये फैसला तुम इसलिए करते हो सिर्फ क्योंकि तुम्हें अपना भद्दा स्वरूप बचा के रखना है। तुम पागल आदमी हो। तुम पे क्रोध किया जाए या हंसा जाए, कोई भीतर तुम्हारे ताजमहल तो है नहीं कि बड़ा सुंदर है उसको बचाना चाहते हो। भीतर क्या है? पुराने गटर बजा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अपनी सब इंद्रियों से अवलोकन करिए, देखिए भी, सूंघिए भी, छुइए भी। वही सब होता है हमारा अंतस। आदिम गटर, ईर्ष्या भरी हुई है, झूठ भरा हुआ है, वही बजा रहे हैं। बुलबुल। सिमुलेशन पूरा करिए और उसको बचाने की कोशिश, बचाने की कोशिश। वो चीज इतनी गंदी है कि आदमी उसे छूना भी ना चाहे, साफ करने के लिए भी ना छूना चाहे। उसको साफ भी करना हो तो दूर से पानी मारे और तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे कैसे झूठ लिख करके। मुझे इतना दर्द हो गया, मैं उठ नहीं पाया, बेहोश हो गए थे। क्या हो गया था? तभी हमेशा ऐसी बातें लिखते हो जो नापी ना जा सकती हो, थोड़ी सी इंटेंजिबल हो। उदाहरण के लिए कोई नहीं लिखता कि मेरा 1.25 लीटर खून बह गया, बिल्कुल ठीक ठीक, क्योंकि वो नापा जाएगा। वहां झूठ बोलोगे तो अपनी नजरों में गिर जाओगे। पर अब दर्द ऐसी चीज है जो नापी नहीं जा सकती। तो मुझे इतना दर्द हो गया, अब कैसे कोई नापे कि कितना दर्द हो गया? तो पहले खुद से झूठ बोलते हो, फिर आके लिख भी देते हो, और लिख के कहते हो देखा, अब तो प्रमाणित हो गया, लिख दिया, लिखित में है। या तो स्वीकार कर लो कि जानवर की तरह जीना है, फिर कोई समस्या नहीं। फिर तो जैसे पैदा हुए हैं बस वही प्रवाह चलता रहे। वो स्वीकार करना नहीं है। वो स्वीकार नहीं करना तो बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो युद्ध से भागना होता है या युद्ध को पूरी तरह लड़ना होता है। उसका क्या करें जो युद्ध के मैदान पर छुपा छुपी खेल रहा हो? दो ही विकल्प हो सकते हैं। किसी लड़ाई में फंस गए हो तो या तो वहां से भाग जाओ जान बचा के, भैया भगोड़ा हूं, कायर हूं, जो भी हूं, मैं भाग रहा हूं, मेरा यहां कोई लेना देना नहीं, मेरे बस की नहीं, मैं चुन लिया, मैंने साफ साफ चुन लिया कि भाग रहा हूं। जानवर बन जाओ कि जिन वृत्तियों के साथ पैदा हुआ था मुझे उनको ही सहेजना है, उन्हीं की रक्षा करनी है, मैं जानवर हूं। या तो भाग जाओ, तो भागना भी नहीं है। और अगर भागना नहीं है तो जो दूसरा रास्ता होता है वो टोटल वॉर का होता है। या तो जान बचाने के लिए भाग जाओ, जिसकी जो भाग जाएगा उसकी जान बच जाएगी, बिल्कुल हम मानते हैं। जो पूरी तरह लड़ गया हो सकता है वो भी बच जाए, लेकिन वो तो कतई नहीं बच सकता जो, हाँ, जो बंदूक के साथ लूडो खेल रहा हो। बैट्समैन अभी क्रीज पर नहीं आया तो भी आउट नहीं होगा, और आकर डटकर खेल रहा है तो भी आउट नहीं होगा। पर वो क्रीज पर कबड्डी खेल रहा है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। हम क्रीज पर कबड्डी खेलने वालों में से हैं। ना भागे, ना लड़ सके, मन ही मन पछताए। हम पछताते भी नहीं है, खैर साहब के स्टैंडर्ड्स ऊपर थे तो उनको लगता था कि कम से कम पछताता तो होगा ही ना मुराद। हम पछताते भी नहीं है, हम मस्त रहते हैं, खाओ पियो खाओ। हमारा कोई नहीं पछतावा, गिल्ट ग्लानी कुछ नहीं हमारा। भागना अच्छा विकल्प है,
निकल जाइए जंगल की ओर, इतने पेड़ हैं, किसी पर बस जाइए। और पेड़ों में कई बार ऐसे बड़े बड़े खोह होते हैं, वो आपकी प्राइवेट स्टडी बन जाएगी, उसी में रहिए, वहां कोई नियम कायदा भी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, कोई बोलेगा भी नहीं कि नहा लो। बढ़िया अपना जंगल में मस्त पड़े हुए हैं, खर्चा पानी भी कुछ नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, फट गया कपड़ा, कोई नहीं बोलने वाला कि पैसा खर्च करो। पर अगर वो नहीं करना है तो विकल्प यही है कि खुद से लड़ो। और वो कभी भी बहुत बहुत सुखद अनुभव नहीं होता, प्लेजेंट नहीं होता, मुंह उतरा ही रहेगा। ठीक है, अब कोई लड़ रहा हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा रहेगा, आहा, आनंद। इसीलिए आप साधक को ऐसा नहीं पा सकते जैसा लोक धर्म दिखाता है कि क्या कर रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहा है। साधक तो वो संघर्ष में है भाई, उसके चेहरे पर एक इंटेंसिटी होगी, और दर्द भी दिखाई दे सकता है। दुख नहीं पर दर्द तो होता है ना। आप होगे बहुत बड़े सूरमा, जब पड़ती है तो तिलमिलाओगे ना, दर्द तो होता ही है, तो इंटेंसिटी दिखाई देगी, पेन दिखाई देगा। लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर विकल्प यही है कि या तो पैदा मत हो या जंगल भाग जाओ। और गुरु का काम बस यही बताना है कि कोई विकल्प नहीं है, किया मेरा भरम सब दूर। आप बड़े भारी भ्रम में हो कि काम चल जाएगा, काम कुछ नहीं चलेगा, जन्म बर्बाद हो सकता है, काम तो नहीं चलने वाला। बॉक्सिंग रिंग में उतरे हो आप, बच्चा पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, बॉक्सिंग रिंग में। अब पिटाई से बचना है तो एक तो ये है कि भाग जाओ, ठीक। और दूसरा ये है कि मुक्के खाते जाओ और लगाते जाओ, खाने तो पड़ेंगे। ये हो सकता है कि उसको इतने लगाए कि हम तो टूटे, उसको पूरा ही तोड़ दिया। अब नहीं पड़ रहे मुक्के। हम पता है क्या करते हैं, सामने जो खड़ा है उसके पांव पकड़ लेंगे। बॉक्सिंग रिंग में इस तरह के दृश्य हैं, देखिए अच्छे से। वो सामने खड़ा हुआ है 130 किलो का, और उसके पाँव में लौट रहे हैं, या जाके जो कोने वाला खंभा है उस पर चढ़ के खड़े हो गए हैं, ना भागे ना लड़ सके, खंभे पे खड़ा हुई जाए। हम्म, या रेफरी के पीछे छुप रहे हैं, अंकल अंकल, ताऊ जी। या बॉक्सिंग रिंग में ही कहीं छोटा सा एक सुरक्षित घर बना लिया और कह रहे हमारा घर औंधा है, प्रेम निकेतन, उसमें हम भी हैं, वो भी है, और दो छोटे छोटे भी हैं। वो सामने बॉक्सर खड़ा इतना बड़ा यमराज की भांति, और वहीं बॉक्सिंग रिंग में वो वहां पे कोने में क्या बना के बैठे हैं, घरौंदा। उसमें परिवार की वृद्धि हो रही है, वो खड़ा हुआ है कि घूंसा मारूं कि लात मारूं या बस फूंक मार दूं। और ये अंदर एकदम बिल्कुल बहुत खुश हैं, अंडे वंडे दो चार आ गए हैं, लग रहा है इससे बढ़िया अच्छा निकलेगा। ये सब ऐसे सुनते हैं मुझसे तो कितना एब्सर्ड लगता है, जीते हुए नहीं लगता। ये मेरी जॉब प्रोफाइल यही है कि जो कुछ एब्सर्ड है मैं उसको बहुत विविड तरीके से जीवंत करके विशद उसका वर्णन करूं आपसे, यही मेरा काम है। कभी बजबजाता गटर बताऊं, कभी बॉक्सिंग रिंग में घरौंदा दिखाऊं। जिस क्षण हम चिता पर जल रहे होते हैं, अगर उस पल में भी हमें थोड़ी सी
चेतना बची रह जाती, अगर ऐसा हो पाता, कल्पना के तौर पर, तो मालूम है हम क्या कहते? जब यही होना था तो इससे बेहतर तो ये कि भिड़ लिए होते। जब होना यही था तो बचाए बचाए किसको घूमते रहे उम्र भर? और वो जो तथ्य है, संपूर्ण मृत्यु धर्मिता का, वो सामने आता ही नहीं। जब तक जी रहे हो तब तक मरे नहीं। आखिरी पल में भी ये लग रहा होता है कि क्या पता भी गाड़ी खींची जाए। इसको आप एक वैचारिक प्रयोग की तरह कर सकते हैं। सोचिए आप पड़े हुए हैं और लकड़ियां इधर उधर गलत जगहों पे चुभ रही हैं खूब। अब कोई आपको होंगे आपके बड़े सब आत्मीय लोग, प्यारे लोग, पर कोई वहां मोटा आपको गद्दा तो बिछा के देता नहीं है। डाल दो बुड्ढे को, जल्दी चलाओ, सब खत्म करो, घर चलें, डिनर करें। अब पड़े हो इधर उधर, चुभन भी हो रही है। हाँ, कोई नाक के अंदर किसी ने घी डाल दिया है, सोचिए नाक में घी पड़ा हुआ है कैसा लग रहा होगा। लेटे हो, घुस रहा है, गाली देने का मन हो रहा है, पर चेतना बस इतनी है कि अनुभव कर सकते हो कुछ अभी बोला नहीं जा रहा। सब अगर हो और अपने साथ ये सब चल रहा हो, आसपास दो चार कुत्ते घूम रहे हैं, जल्दी जलाओ इसके बाद बढ़िया इसकी गर्मा गर्म हड्डियां मिलेंगी, ये अपना सब हाल देख रहे हो, तो उस वक्त क्या सोचोगे बताओ? बोलो। हम्म। और ये सब जिनको अपना कहा, जिनके लिए जिंदगी लगा दी, वो सब आसपास खड़े हुए हैं। किसी ने नाक में उंगली डाल रखी और नाक खोद रहा है। हम्म? किसी ने नाक खोद कैसे करके आप ही जलना तो है ही, तो सब कुछ अग्नि को अर्पित करो। क्या बोलोगे? बोलो। जब यही होना था तो बचाए बचाए क्या घूम रहे थे? अब जबरदस्ती हो रहा है, हमारी लाचारगी में हो रहा है। ठीक, हमको पता भी नहीं, अभी कोई आएगा, अभी जिसको अपना लौंडा बोलते थे, वो डंडा लेके आएगा, सर फोड़ देगा, बोलेगा कपाल क्रिया हो गई तुम्हारी। बोले जब सर फोड़वाना ही था तो इस बेहोशी में, इस लाचारगी में क्यों फोड़वा रहे हैं? इससे अच्छा जीते जी फोड़वा लेते ना। अगर अपने आप को इतना सहेजने का अंजाम यही है तो सहेजा ही क्यों मैंने? जी लेता खुल के। मुर्दा बेचारा अकड़ जाता है। एक बार देखा मैंने, वो मर गए होंगे, उनको ठीक से जैसे भी रखा हो तो एक हाथ उनका पूरा ऐसे हो गया और अकड़ा हुआ है, पूरा अकड़ गया है ऐसे। ठीक है, अकड़ा हुआ है तो चिता से भी बाहर निकला हुआ है, और बड़ा अजीब लगे, बाकी सब लकड़ी है उसमें से इतना निकला हुआ है बाहर, तो उसको ऐसे अंदर कर रहे हैं लकड़ी के, वो अंदर नहीं हो रहा, उसको अंदर करें वो फिर वापस आ जाए। उसको क्या बोलते हैं, रिगोर मॉर्टिस बोलते हैं ना। हम्म? तो वो उसका ऐसे, तो वो आता है वहां पे पंडित और पकड़ता है और ऐसे करता है, और कड़कड़ कड़कड़ दो तीन हड्डियों की टूटने की आवाज आती है। सोचिए, आपका हाथ है ऐसे है, और कोई आके उसको कह रहा अंदर नहीं कर रहा, सोच रहा मर गया, आकड़ पूरी बाकी है, वो पूरा ऐसे पकड़ के चिता के अंदर, और कट 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 कम से कम दो हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। इससे अच्छा सही संघर्ष में ही टूट लिए होते। क्या बचा रहे हो? शरीर को तोड़ने की बात नहीं हो रही है। हाँ, डर लगता है देख के।
इसको तोड़ने की बात हो रही है, अहंकार को। हम शरीर से भी कहीं ज्यादा उसको बचाते हैं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।